झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए हमारी तरफ से हर बार की तरह इस बार भी मैराथन क्लास जारी है। और आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 4 पार्ट 2 लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स का कंप्लीट क्लास कराएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने फाउंडेशन पेपर 4 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, या तो इसके प्लेलिस्ट पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का कंप्लीट क्लास दे दिया गया है और अभी आप लोगों का फाउंडेशन पेपर 4 स्टार्ट हो चुका है, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद आज इस वीडियो में पार्ट 2 क्लास मैराथन क्लास देने जा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनका क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट क्लास होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने साथियों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाकी जिनको नोट्स चाहिए होगा, हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे चाहे किसी भी सेशन के हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फाइल में, एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए टिप्स मिलेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के साथ साथ आपको बेहतरीन तैयारी का मौका भी मिलता रहेगा। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम, पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु, इन दोनों चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देंगे। पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। तो देखिए, पाठ्यक्रम तो आप सभी जानते हैं करिकुलम बनाया जाता है स्कूलों में। तो पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का शब्द है और इसका अंग्रेजी शब्द है करिकुलम। और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन सा वर्ड? तो क्यूरर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करते रहिए। साथ ही आप लोग लाइक कर दीजिएगा जो भी वीडियो को पूरा देख रहे हैं। फिर आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फाउंडेशन पेपर 4 में, और आपकी तैयारी बेहतरीन होगा, आसान भी होगा पढ़ाई में, और आप लोग तैयारी भी अच्छा करेंगे और साथ ही रिजल्ट भी अच्छा होगा। उम्मीद बहुत है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, वर्तमान युग में पाठ्यक्रम का अर्थ अध्ययन में आने वाली सभी क्रियाओं तथा विषयों से लिया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन सभी अनुभवों से है जो कक्षा, विद्यालय, खेल का मैदान एवं अन्य सहगामी क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति का आवश्यक अंग है। शिक्षक किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करे, किसी भी शिक्षण पद्धति का अनुसरण करे एवं कोई भी विषय पढ़ाए, उसे एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के बिना ना तो वह शिक्षण को व्यवस्थित कर पाता है और ना ही शिक्षा के व्यापक तथा तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है। तो बिना पाठ्यक्रम का, ठीक है, ये पाठ्यक्रम शिक्षा का एक ऐसा आवश्यक अंग है शिक्षा प्रक्रिया का, जो बिना पाठ्यक्रम का शिक्षण ना विधि का प्रयोग कर सकता है और न ही से शिक्षण प्रक्रिया हो सकती है। पाठ्यक्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने क्या कहा है, देखिए कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक औजार यानी साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु यानी छात्रों को अपनी कक्ष यानी विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा ही कोई शिक्षक इन औजार के माध्यम से एक स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट्स को जो है अपने आदर्शों के अनुसार ढाल सकता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक विद्यालय के पूर्ण शिक्षण सत्र में एक निश्चित विषय सामग्री तथा अनुभवों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये अधिगम अनुभव ही किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम बनाते हैं। चलिए आप देख लेते हैं पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं आप लोग को लिखने के लिए आ सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, तो कनिंघम महोदय के क्या कहना है, वही जो आपको समझाया अभी और वही क्लास दिए जो आपको लिखना है कि कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन या औजार है जिससे वह पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके। इसी के साथ एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं आप लोग को हॉर्न महोदय के अनुसार, पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आ जाती है जो बालकों को कक्षा के बाहर या अंदर प्राप्त होते हैं। आप देख लेते हैं पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिकुलम।
तो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है पाठ्यक्रम का? पहला, तो पाठ्यक्रम के विशेषता और महत्व में पहला नंबर पॉइंट कि पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए करिकुलम में निरंतर बदलाव किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम में बीच बीच में चेंजेस भी होता रहता है। तो ये क्यों चेंजेस होता है? जो कि समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए ये चेंजेस किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी कौन सा हमें उद्देश्य पूरा करना है शिक्षा के अंतर्गत, उनके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, यानी छात्रों में जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो इसी के आधार पर होगा, पाठ्यक्रम के आधार पर। तो अब अगला देख लेते हैं 4 नंबर, इसका जो महत्व और पाठ्यक्रम का विशेषता है वो है कि पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय में शिक्षकों द्वारा ही दिया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के व्यवहार यानी बिहेवियर में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास किया जाता है। तो ये सारा विशेषता आप लोगों को बता दिए। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। तो इसको भी आप लोग को तैयारी कर लेना है। तो चलिए इसका भी क्लास करते हैं। पाठ्यक्रम का पहला उद्देश्य छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, यानी छात्रों में ज्ञान का, भाव, विचार का एवं कार्य क्रियात्मक का विकास करना होता है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी है। पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। पाठ्यक्रम का चौथा उद्देश्य छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना है। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीविका उपार्जन योग्य बनाना है। छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना है। छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना है। ये सारा जो है उपयोगिता, ये सारा महत्व, सारा विशेषता है कि छात्रों को समझने का जो स्तर है उसको आसान बनाना, छात्रों में जो व्यवहार है उसमें वांछित परिवर्तन लाना, छात्रों में जो व्यवहार को उसको श्रेष्ठ बनाना, बेस्ट बनाना और उसको जीविका उपार्जन बनाने के लिए तैयार करना। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम जब निर्माण होगा तो उसके लिए कौन कौन सा सिद्धांत है ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच चिंतन रखने वाले विद्वानों द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की सभी शैक्षिक क्रियाएं पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। तो देखिए कौन कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण, जब आप पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है, करिकुलम जब बनाया जा रहा है तो कौन कौन सा सिद्धांत होना चाहिए। पहला, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों के अनुकूल हो, यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। देखिए क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शैक्षिक लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायक हो। पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई अनेक उद्देश्यों पर आधारित हो। सभी विषय का उद्देश्य छात्रों का सृजनात्मक विकास करना है, तो पाठ्यक्रम में रचना संबंधी प्रकरणों को शामिल किया जाए जो बालक की सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक हो। दूसरा पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत है मानसिक स्तर के अनुकूलन, यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो मानसिक स्तर के अनुकूल हो। आज संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित है, यानी बच्चों पर केंद्रित है। इस तथ्य को हम सभी स्वीकारते हैं कि बालक उस विषय को आसानी से आत्मसात कर सकता है जो उसकी रुचि, अधिगम क्षमता, मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया जाए। यानी अगर कोई भी बालक हो वो उस विषय को ज़्यादा आसानी से समझ पाएगा, ज़्यादा आसानी से उसको अधिगम कर पाएगा अगर उसके रुचि, उसके अधिगम क्षमता, उसके मानसिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाए। यदि बालक प्राकृतिक दृश्यों या घटनाओं में रुचि रखता है तो पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री का चुनाव किया जाए जिसमें प्राकृतिक दृश्यों आदि का चित्रण हो। ठीक है, अगला है क्रियाशीलता। पाठ्यक्रम का आयोजन इस प्रकार से किया जाए जिसमें छात्र को स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त हो, क्योंकि बच्चा हमेशा सक्रिय रहना चाहता है। स्वयं करके सीखा ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। वातावरण के साथ एकीकरण। शिक्षा बालक को जीवन के साथ साथ सामंजस्य करना सिखाती है, अतः पाठ्यक्रम में बच्चे के जीवन से संबंधित घटनाओं को शामिल करें ताकि वह अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल स्थापित कर सके। अगला सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत।
ज्ञान स्वयं में पूर्ण इकाई है, विभिन्न विषय ज्ञान की उप इकाई है और उनमें आपस में सह संबंध होता है। भाषा एक कौशल है जिसमें हम बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं। इन सभी कौशलों को विकसित करने के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में जो शिक्षण सामग्री ली जाती है वह विभिन्न विषयों से संबंधित होनी चाहिए। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत। भाषा का अध्ययन करने से ही बालक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण करने में समर्थ होता है। अतः भाषा के पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को स्थान देना चाहिए जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करके समाज का उपयोगी सदस्य बना सके। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिचित और ठोस तथ्यों की सहायता से अपरिचित और सूक्ष्म तथ्यों को जाने, इसमें अधिगम में निरंतरता बनी रहती है। आठवां सिद्धांत है लचीलापन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में समाज की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की सुविधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम जो है एकदम बना दिया तो बना दिया, उसमें इतना लचीलापन होना चाहिए कि अगर परिस्थिति के हिसाब से, समाज की बदलती हुई परिस्थिति के हिसाब से उसको बदलने के लिए भी किया जा सके, सुविधा हो, ताकि पाठ्यक्रम में बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान देकर पाठ्यक्रम को रूढ़िवादी होने से बचा जा सके। लास्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 9, एक और पॉइंट यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट है, 9 नंबर देख लेते हैं पहले। इकाइयों में विभाजित। पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना चाहिए। प्रत्येक इकाई के उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम सुबोध, सुस्पष्ट एवं सुग्राह्य होता है। लास्ट है निर्देश एवं सूचनाएं। पाठ्यक्रम में अध्यापक के लिए आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएं हो, यथा प्रत्येक पाठ के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, पौराणिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या, उचित शिक्षण साधन, विषय सामग्री से संबंधित सहायक क्रियाएं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्या एवं उनका समाधान। तो आप देख लेते हैं पाठ्यक्रम की हमें आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व है। देखिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता, पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यालय का कार्य संगठित और संतुलित रूप से चल सकता है। बिना पाठ्यक्रम का विद्यालय का कार्य नहीं चल सकता है संगठित और संतुलित रूप से। पाठ्यक्रम का महत्व उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य के रूप में समझा जा सकता है। संक्षेप में पाठ्यक्रम की आवश्यकता महत्व इस प्रकार है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी जो शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है उसके लिए सहायक होगा। शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक, कौन सा शिक्षण सामग्री यूज करना चाहिए ये निर्धारण करने में सहायक होती है। शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक, विषय सामग्री के विभाजन में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, अनुसंधान एवं आविष्कार में सहायक, दर्शन एवं शिक्षा की प्रवृत्ति को दर्शाने में सहायक, तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान में सहायक। ये रहा पाठ्यक्रम। एक और क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाता है, वह है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। तो पाठ्यचर्या यानी जिसको पाठ्य वस्तु भी कहा गया है, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो करिकुलम और सिलेबस में क्या क्या अंतर है, चलिए आपको इस वीडियो में क्लास दे रहे हैं। तो निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं इनके अंतर को, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, ठीक है, यानी करिकुलम और सिलेबस। पाठ्यक्रम, अगर हम यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम का कोई है तो मान लीजिए, चलिए अगर यहाँ पे पाठ्यक्रम बोलेंगे तो आपको समझना है करिकुलम के बारे में बताया जा रहा है, और पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु बता रहा है, इसका मतलब सिलेबस, ठीक है। चलिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को विषय को समझने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। इसमें वे समस्त क्रियाएं का शामिल की जाती है जो क्रियाएं बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जबकि सिलेबस में विद्यार्थियों के विषय को अच्छी तरह से समझने का अवसर नहीं मिलता है। तो देखिए, जो करिकुलम होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों को विषय को समझने का जो अच्छा अवसर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सिलेबस में ऐसा नहीं होते हैं। देखिए दूसरा नंबर देखिए, यदि इसके क्षेत्र को देखा जाए, किसका, पाठ्यक्रम का, तो करिकुलम के क्षेत्र को देखा जाए तो करिकुलम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, नहीं बहुत बड़ा होता है उसका क्षेत्र। शिक्षार्थी के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष से यह संबंधित होता है, जबकि सिलेबस का क्षेत्र जो है वो संकुचित होता है, जिससे केवल इस बात का ज्ञान होता है कि विभिन्न स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। बस इस चीज़ को ही सिलेबस में देखा जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम और करिकुलम में का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। तीसरा नंबर पॉइंट, पाठ्यक्रम के अंतर्गत
विद्यालय की समस्त क्रियाएं शामिल की जाती हैं, यानी करिकुलम में विद्यालय की सारी क्रियाएं शामिल की जाती है, जैसे खेलकूद, शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्वों का आयोजन, एनसीसी, स्काउटिंग, गाइडिंग आदि कार्यों का आयोजन आदि का समावेश होता है। ये आपका करिकुलम में होता है। लेकिन सिलेबस के अंतर्गत केवल शिक्षण विषयों का प्रकरण यानी टॉपिक्स ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार इसका स्वरूप अत्यंत सुनिश्चित होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक है, यह बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है, जबकि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के इस लक्ष्य में उसका एक साधन मात्र है। यानी करिकुलम क्या है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है। लेकिन जो सिलेबस है वो करिकुलम का ही एक छोटा सा क्या है, साधन मात्र है। करिकुलम रटी हुई प्रक्रिया को महत्व नहीं देता है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है, यानी इसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है तथा बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। जबकि सिलेबस में पाठ्यचर्या में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। 6 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बालकों के जीवन के सभी पहलुओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, भावनात्मक और मौखिक विकास से संबंधित है। इसकी सहायता उनके व्यवहार में उचित परिवर्तन लाता है। लेकिन सिलेबस केवल बालकों के परीक्षा में उत्तीर्ण करने से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम का रूप व्यापक होता है, इसमें लिखित, मौखिक और पुस्तकीय व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, परंतु पाठ्यचर्या में मौखिक, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक होता है। इसका संबंध केवल मानसिक विकास से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करता है और पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रस्तुत विधि का निर्माण करता है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो है टॉपिक नंबर 6 पाठ्य योजना, अर्थ, परिभाषा और महत्व है। पाठ्य योजना के लिए आप लोगों को हम उसका जो डेमो दिया है सभी स्टूडेंट्स को हम क्यों दिया है ये आपको आज क्लियर कर देते हैं। डेमो में आप लोगों को जो पॉइंट ध्यान में रखना है, जिस पॉइंट को आपको ज़रूरी है लिखना, वो सारा पॉइंट आपको दे दिया गया है। बस आपको उस फॉर्मेट की मदद से तैयारी करना होगा। और पाठ्य योजना हिंदी, एसएसटी, मैथ और साइंस, इस चारों विषय में स्पेशली आप लोगों को तैयारी करना है और चारों का एक एक जो है पाठ्य योजना आप लोग बना सकते हैं। और इसके लिए हम ऑलरेडी टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया हुआ है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो भी बना दिया गया है, इस वीडियो पे है। ठीक है, तो वीडियो को भी देख लीजिएगा और पीडीएफ भी देख लीजिएगा। आपको 4 विषय का कम से कम बना के रखना है। यहाँ पे टॉपिक 6 जो है पाठ्य योजना से रिलेटेड आ जाता है कभी कभी फाउंडेशन पेपर 4 में कि पाठ्य योजना क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है। और अगर आप ये वीडियो का ये टॉपिक 6 समझ लेते हैं तो आपका हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ इसमें भी पाठ्य योजना से रिलेटेड कभी कभी बनाने के लिए नहीं आता है, बल्कि उसका अर्थ, परिभाषा और महत्व भी आ जाता है। तो अगर ये आ जाए तो ये आपका एक ही वीडियो में इसी 6 नंबर टॉपिक से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो जो भी चैनल को देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एक इतना रिक्वेस्ट रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। साथ ही आप लोग कमेंट करते रहिए चैट सेक्शन पर, आप लोग कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत अच्छा लगता है। पाठ्य योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। कक्षा में जाने से पहले हम अपने विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य पाठ्य विषय से संबंधित बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ आदि बातों का पूरा विवरण जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण द्वारा 1 घंटे में पूरा करना चाहता है, पाठ्य योजना में रहता है। तो देखिए पाठ्य योजना का अर्थ क्या है। पाठ्य योजना विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप होता है जिसमें कोई शिक्षक एक निश्चित कालांश के दौरान क्या पढ़ाना है, उनका उस पढ़ाने में कौन सा सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य है, कौन सा उससे बालकों में पूर्व ज्ञान है, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है। ये हुआ आपका पाठ्य योजना का मीनिंग। इस प्रकार पाठ्य योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा कर लेता है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा अधिक हो सकती है। आप देख लेते हैं पाठ्य योजना का कुछ परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान। तो यहाँ पे नेल्सन वॉशिंग के क्या कहना है कि पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। जबकि वॉशिंग के अनुसार क्या है,
पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियों एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। तो ये दो डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, बाकी ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, जिन स्टूडेंट्स को नोट दिया गया आप लोग नोट से इसको देख लीजिएगा। ठीक, आप देखते हैं पाठ योजना की आवश्यकता या महत्व, लेसन प्लान का रिक्वायरमेंट। तो लेसन प्लान क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका, क्या विशेषता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षक के लिए लेसन प्लान यानी पाठ योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लू प्रिंट का होना आवश्यक है। आप लोग देख रहे होंगे या जानते होंगे, जो इंजीनियर होते हैं, अभियंता होते हैं, वो कोई भी एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक मानचित्र ब्लू प्रिंट तैयार करता है। उसी तरह से बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को भी एक पाठ योजना निर्माण करना इसी तरह से आवश्यक है। कक्षा में सफल और प्रभावशाली शिक्षण के लिए पाठ योजना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए क्या क्या आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य लेखन कक्षा शिक्षण को दिशा प्रदान करते हैं। यह कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा में व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। इससे बालकों को पूरा ज्ञान होता है जिस पर आगामी शिक्षण आधारित होता है, जिससे छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करते हैं। किसी पाठ्य वस्तु के दैनिक शिक्षा को सफलता एवं प्रभावी रूप प्रदान करने हेतु पाठ योजना सहायक है। इससे विषय वस्तु का आधार बालक केंद्रित तथा व्यवस्थित होता है एवं प्रभावशाली शिक्षण का संगम होता है। इसके माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्यों तथा प्रक्रियाओं का नियमन संपूर्ण लक्ष्यों और क्रियाओं के रूप में तैयार करता है। चिंतन में क्रमबद्धता एवं विकास के लिए यह आवश्यक है। यह अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करता है। ठीक है, एक टीचर के लिए क्या करता है, ये मार्गदर्शक होते हैं, साथ ही एक फ्रेंडली यानी मित्रता का भी कार्य करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना शिक्षक को आवश्यकता के अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। आप देख लेते हैं पाठ योजना के कुछ उद्देश्य, लेसन प्लान के ऑब्जेक्ट्स, पर्पस। ठीक है, पर्पस ऑफ लेसन प्लान। तो पाठ योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। क्या क्या उद्देश्य है, लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या क्या है। चलिए पहला नंबर पॉइंट, कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं और सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराने के लिए, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों वस्तु के सभी तत्वों का विमोचन करने के लिए, प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी प्रदान करने के लिए, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम होने के लिए, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्माण करने के लिए। अब पाठ योजना की रूपरेखा, एक भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि पाठ योजना की रूपरेखा के बारे में आप विस्तार से लिखें। मतलब उसमें जो पाठ योजना होता नहीं है कि आपका नाम, छात्र अध्यापक का नाम, उसके बाद कालांश, उसके बाद विषय प्रकरण, ठीक है, पूर्व ज्ञान। तो ये जो आपका है सहायक शिक्षण सामग्री, इसी को बोला गया है रूपरेखा। तो ये रूपरेखा कैसे बनता है ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ दे दिया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं देखा है तो टेलीग्राम में जाइए, थोड़ा सा ऊपर देखिएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे ऊपर, तो ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगा लेसन प्लान का। उसमें पासवर्ड भी डाल दिया गया है, आप लोग पासवर्ड से ओपन कर लीजिएगा। एकदम बढ़िया से आप लोगों को लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है पूरा बना दिया गया है। साथ ही वीडियो भी बना दिया हुआ है, उसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेसन प्लान के निर्माण हेतु शिक्षक के समक्ष निश्चित लक्ष्य रहता है तथा इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठों को प्रस्तुत कर सकता है। तो कैसे कैसे देखिए लेसन प्लान बनाई जाती है। सबसे पहले सामान्य सूचना दी जाती है जिसमें आपको पाठ का शीर्षक, कक्षा कौन सा कालांश, कौन सी अवधि, क्या विषय, कौन सा प्रकरण, दिनांक क्या है, ये सारा चीज़ को आपको लिखना होगा। और इसके साथ साथ उनका नाम भी अवश्य लिखना होगा टीचर्स का। दूसरा है सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, जिसमें कि आपका होता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, चाहे विज्ञान पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो या सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हो, उनके जो सामान्य उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो सभी का सामान्य उद्देश्य अलग अलग होता है, उसको आपको लिखना होगा। विशिष्ट उद्देश्य, पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह लिखना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं, तो साइंस के जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उससे क्या होगा बच्चों में, क्या कौन सा विशिष्ट उसको उद्देश्य पूरा होगा, तो वो आपको लिखना होगा। उसके बाद सहायक सामग्री आती है, इसमें आपको लिखना होगा कि जो चीज़ आप स्कूल में जब आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में आपको कौन कौन सा चीज़ आपको ज़रूरत होती है। जैसे एक तो चौक हो गया, एक ब्लैक बोर्ड हो गया, इसके अतिरिक्त आप मॉडल, ग्लोब, चार्ट ये सब भी यूज कर सकते हैं, मानचित्र।
उसके बाद एक और पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि जो आप पढ़ाएंगे उससे पहले कुछ बच्चों को कुछ जानकारी होता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या होता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तुत करता है। यानी इसमें जो है कुछ सवाल किया जाता है, 3 या 4, जिसमें पहला 2-3 सवाल आपका आंसर होगा स्टूडेंट के पास, लेकिन 4 वाला जो है आंसर नहीं हो पाएगा, वो समस्यात्मक होगा और उसी को आपको पढ़ाना होगा लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको शुरू करना है उद्देश्य कथन, यानी आप उद्देश्य में क्या चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब ये पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप जो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को लिखना है। उसके बाद लेसन प्लान का सारा जो आप लिखेंगे वो है प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आपका जो जो चीज़ आता है वो ऑलरेडी पीडीएफ में दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो प्रस्तुतिकरण में आपको पूरा चीज़ लिखना है जो आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद बोध प्रश्न, यानी आप जो बच्चों में पढ़ाए हैं उन बच्चों में कौन बच्चा समझा कि नहीं समझा, उसमें बोध प्रश्न भी होते हैं। उसके बाद जब प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाएगा बोध करा, उसके बाद आपको लिखना होगा सैंपट कार्य, यानी आप जो बच्चों को पढ़ाए उस दौरान सैंपट यानी ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या काम किया है उसको लिखना पड़ेगा। अगला है कक्षा कार्य। छात्रों को पाठ से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए, यानी बच्चों को कक्षा कार्य में भी कुछ दे सकता है लिखने के लिए। निरीक्षण कार्य, इसमें अध्यापक दिए गए कार्य का निरीक्षण कार्य करेगा। उसके बाद मूल्यांकन, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान अर्जित किया है, इस चीज़ को देखना होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जो टीचर्स पढ़ाया है और पढ़ाने के दौरान जो सवाल किया गया है उनको यहाँ पे लिखना होगा। और लास्ट में आपका होता है गृह कार्य, यानी जो आप पूरा टॉपिक पढ़ाए, पूरा आप जो प्रकरण पढ़ा दिए उस पूरा टॉपिक के बारे में जो आपका सवाल था, जो आपका वो होमवर्क दे सकते हैं, तो होमवर्क के तौर पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे लास्ट है हमारा, वो है आदर्श पाठ योजना की विशेषता। तो एक आदर्श पाठ कैसा होना चाहिए, आदर्श पाठ योजना लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, आदर्श आइडियल, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका भी कंप्लीट क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्लास आप शुरू करते हैं इस तरह से। पाठ योजना के उपयुक्त सभी लाभ केवल उसी समय प्राप्त हो सकेंगे जब यह उत्तम एवं आदर्श हो। आदर्श पाठ योजना की निम्नलिखित उद्देश्य विशेषताएं हैं। क्या क्या? तो एक आदर्श पाठ योजना बनाने की विशेषता क्या है? पहला है उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी उद्देश्य को प्राप्त करता है। उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध में निर्णय। सहायक सामग्री शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, अतः आदर्श पाठ योजना तैयार करते समय सभी शिक्षण सहायक सामग्री को उसके यथा स्थान पर अंकित करना चाहिए, जिसे शिक्षक को शिक्षण के समय प्रयोग करना है। अगला है पूर्व ज्ञान। आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान अर्जन करने में कठिनाई नहीं होती। उदाहरणों का प्रयोग। आदर्श पाठ योजना में शिक्षक को उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो। समय का ध्यान भी रखना चाहिए। आदर्श पाठ विद्यार्थियों के मानसिक स्तर तथा कालांश की अवधि को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। मूल्यांकन। आदर्श पाठ योजना में विद्यार्थियों पर पड़े प्रभाव को जानने की विधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, इससे शिक्षक द्वारा उपयोग की गई विधियों का मूल्यांकन भी हो जाएगा, साथ ही विद्यार्थी भी सीखने में रुचि लेंगे। अगला है गृह कार्य। आदर्श पाठ योजना में गृह कार्य की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इससे विद्यार्थी अर्जित किए हुए ज्ञान का उचित प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग का 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बाकी 4 और या 5 टॉपिक्स का कल कंप्लीट क्लास आएगा पार्ट 3 में। और मेरे ख्याल से अगर आप ये तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फाउंडेशन पेपर 4 में देख लेते हैं तो आपका तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएगी, साथ ही आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जिनको नोट्स चाहिए होगा आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9110 9115 52 पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।